हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में क्या देखे हैं, नीति निर्देशक तत्व देखे हैं। आज के इस वीडियो में मैं नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों को बेसिकली 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर कर दूं पहले, ये जो वर्गीकरण है ये संविधान में कहीं पे नहीं है, लेकिन इसे इसकी दशा और दिशा के आधार पर 3 व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी में बांटा गया है। अब क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो आगे आने वाले क्वेश्चन इसी बेस पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, तीन कौन कौन से विभाजन श्रेणी है? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। समाजवादी है, गांधीवादी है और उदारवादी है। तो किसको हम गांधीवादी के अंतर्गत रहेंगे, किसको उदार बुद्धिजीवी के अंतर्गत रखेंगे और किसको गांधी समाजवादी के अंतर्गत रखेंगे? तो सबसे पहला आता है क्या? समाजवादी। समाजवादी में ऐसे सिद्धांतों को रखा गया है जिनसे क्या होंगे, सोशली लोग क्या होंगे, एम्पावर फील करेंगे या फिर जो सामाजिक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में होगा। ठीक है, गांधीवादी में वैसे ही जो महात्मा गांधी जी के जितने भी उदारवादी, जो भी उनकी नीतियां रही, जो भी उनकी सोच रही, परियोजनाएं रही, जो भी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित रहा, वो सब हम गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत रखेंगे, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत। जैसे जैसे सहकारिता, कुटीर उद्योग, गांधी जी का राम राज्य कहा जाता है, मतलब अनुच्छेद 40 को। ठीक है, ऐसे जितने भी सिद्धांत रहेंगे इन्हें हम गांधीवादी के अंतर्गत रखेंगे। और जितने भी नीति निर्देशक तत्वों में उदार सिद्धांत हैं, उदार उदार बुद्धिजीवी वाले सिद्धांत हैं, उन्हें हम उदारवादी सिद्धांत में रखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला समाजवादी सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? समाजवादी सिद्धांत में ये समाजवाद के आलोक में है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद की जिससे खाका खींचा जाएगा, जिससे क्या होगा, लोक कल्याण की भावना सामने आएगी, जिसका लक्ष्य क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना रहेगा। ठीक है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मार्ग को प्रशस्त करते हैं। जैसे जैसे देखिए, तो अनुच्छेद 38 हमने कल क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 35, 36, 37। ठीक है, तो हम एक बार याद करते हैं। 35 क्या बोलती है? राज्य की परिभाषा बोलती है। 36 क्या बोलते हैं? 36, 37 पढ़ा था हमने। ठीक है, सॉरी, 36 में हमने क्या पढ़ा था? 36 में हमने राज्य की परिभाषा पढ़ी थी। 37 में क्या पढ़ा था? कोई भी नीति निर्देशक तत्व होंगे, ये क्या होंगे, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसमें अनुच्छेद 38 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि सामाजिक व्यवस्था राज्य का कर्तव्य होगा कि वो क्या करेगी, आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगी, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी। इसमें पहली बार आर्थिक न्याय की बात कही गई है। ठीक है, तो ये क्या होगा, समाजवाद के लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, इसीलिए अनुच्छेद 38 को समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। वैसे ही अनुच्छेद 39, 39 को भी रखा गया है। अनुच्छेद 39 देखते हैं। अनुच्छेद 39 में हमने क्या पढ़ा था? 4-5 चीजें पढ़ी थी। एफ तक था उसमें प्रोविजन, सभी नागरिकों को जीविका का पर्याप्त साधन का अधिकार होगा, प्राप्त करने का अधिकार होगा। सामूहिक हित के लिए समुदाय भौतिक संसाधनों का क्या कर सकता है? वितरण कर सकता है। धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण रोकना, अहितकारी संकेंद्रण रोकना। ठीक है, संकेंद्रण किया जा सकता है, ये बात कहता है अनुच्छेद 39। ये किसी भी एग्जाम में घुमा के पूछा जा सकता है कि धन के संकेंद्रण की बात किसमें कही गई है? तो किसमें कही गई है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 में ये बात कही जाती है। और पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। ठीक है, वैसे ही कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग के से संरक्षण है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, अनुच्छेद 39 का भी शामिल है। अनुच्छेद 39 में क्या है? समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, इसे बाद में शामिल किया गया था। और अनुच्छेद 41 इसकी बात कहता है। अनुच्छेद 40 को हम क्यों नहीं ले रहे हैं इसमें? क्योंकि अनुच्छेद 40 गांधी जी का राम राज्य है। उसी प्रकार से
उसी प्रकार से हम अनुच्छेद 40 को क्यों नहीं रख रहे इसमें, क्योंकि अनुच्छेद 40 में गांधी जी के राम राज्य की बात कही गई है, ठीक है, तो वो गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आएगा। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आ रहा है तो वो समाजवादी के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी दो कॉमन किसी भी दो में आ सकते हैं और आपको ये देखने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 42 को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि कर्मकारों के लिए सुविधा, ठीक है, मानवोचित दशाओं तथा प्रति सहाय उपबंध करना, ठीक है। वैसे ही अनुच्छेद 43 भी क्या कहता है, मजदूरी सहायता, ठीक है, ये प्रसूति सहायता की बात करता है अनुच्छेद 42 और ये मजदूरी सहायता की बात करता है। इसीलिए अनुच्छेद 42, 43 भी किसमें आएंगे, हमारे समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। और 43 क में क्या कहा गया है, 43 क में कहा गया है मैनेजमेंट में क्या होगा, जो भी कर्मकारों या फिर जो भी यूनियन लीडर होंगे, मजदूर के यूनियन लीडर होंगे, उनकी क्या होगी, प्रबंध में भागीदारी होगी। वैसे ही आता है पोषाहार। पोषाहार में क्या कहा गया, पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करना, ये भी क्या होंगे, सामाजिक कल्याणकारी सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, जो बेसिकली समाज के लिए, अच्छे समाज के निर्माण में जरूरी है, उसे हम समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत रख लेंगे, और जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होगा उसे हम गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत रख लेंगे, और जो उदारवादी विचारधारा से प्रेरित होगा उसे हम उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत रख लेंगे। अब आता है अगला गांधीवादी सिद्धांत। तो पहले हमको गांधीवादी सिद्धांत के बारे में सुनना है, ठीक, सीखना है, ठीक है। गांधीवादी सिद्धांत में क्या होता है, गांधीवादी सिद्धांत बेसिकली गांधी जी की विचारधारा पे बेस्ड होंगे। गांधी जी ने मतलब क्या क्या विचारधाराएं देखी थी, एक तो उन्होंने एसटी एससी उत्थान पे काम किया था, ग्राम पंचायतों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण पर काम किया था, कुटीर उद्योगों की मतलब कुटीर उद्योगों के बारे में उनका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो जो जो ऐसी उनकी विचारधाराएं रहेंगी वो उस अनुच्छेद से, जितने भी अनुच्छेद रिलेट करेंगे वो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। जैसे सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा आता है, गांधी जी का राम राज्य, यानी कि अनुच्छेद 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना। पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना। वैसे ही अनुच्छेद 43 किसमें आता है, अनुच्छेद 43 कहता है कुटीर उद्योगों के बारे में। 43 किसमें आया था, 43 इससे पहले समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत भी आया हुआ है, ठीक है। 43 है तो 43 का भी 43 का किसमें आया था, समाजवादी सिद्धांत में आया था। 43 बी, ठीक है, 43 और 43 बी किसमें आएंगे, गांधीवादी सिद्धांत में आएंगे। क्यों, क्योंकि सहकारी समितियों के बारे में भी बात की गई थी, उसमें 43 बी भी सहकारी, ये समाजवादी के साथ साथ गांधीवादी का भी भाग है। जो हमारा सहकारी समितियों वाला कॉन्सेप्ट है, ये किसमें है, समाजवादी सिद्धांत में भी आएगा और गांधीवादी सिद्धांत में भी आएगा, ठीक है। लेकिन जो कुटीर उद्योगों वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि अनुच्छेद 43 और 43 ए भी था एक, 43 ए जो है वो सीधा समाजवादी में जाएगा, ठीक है। 43 बी केवल आएगा इसमें सहकारी समितियों वाले में, यानी कि गांधीवादी सिद्धांत में। फिर एसटी एससी उत्थान से रिलेटेड हमने बात कही है, हमने क्या कहा है, एसटी एससी को शिक्षा देना है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 46, ठीक है। तो अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है, जो भी कमजोर वर्ग होंगे, सामाजिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्ग, उन्हें क्या किया जाएगा, शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी किसमें आएगा, गांधीवादी सिद्धांत में आएगा। फिर पोषाहार की बात कही हमने, पोषाहार किसमें पढ़ा, हमने पोषाहार को समाजवादी सिद्धांत में भी पढ़ा और हम इसे किसमें पढ़ेंगे, गांधीवादी सिद्धांत में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आता है पशुओं की बलि पर रोक, और मतलब जितने भी पशु नस्ल सुधार होंगे, उससे जो भी रिलेटेड कार्य होंगे वो सभी किसमें आएंगे, गांधीवादी सिद्धांत में आएंगे। तो हमने गांधीवादी सिद्धांत में हमने कौन कौन से अनुच्छेद पढ़े, सबसे पहले हमने अनुच्छेद 40 पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, 42 पढ़ा, 43 पढ़ा, 43 बी पढ़ा, 47 पढ़ा, 46 भी पढ़ा, 46, 47 और क्या पढ़ा, 48। तो हमें इसे क्या करना है, एक साथ मर्ज करके याद करना है। जैसे जो अब एग्जाम का जो भी पैटर्न चेंज हो रहा है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना बढ़ चुकी है, ठीक है। आपको 2-4 नीति निर्देशक तत्व दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन कौन से गांधीवादी सिद्धांत के हैं या फिर कौन कौन से समाजवादी सिद्धांत के हैं।
ठीक है। लास्ट आता है उदार बौद्धिकवादी। उदार बौद्धिकवादी क्या है? ऐसे सिद्धांत या ऐसे प्रोविजंस संविधान में, ऐसे प्रावधान जो क्या हो, उदारवादिता के मतलब उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित हो। जैसे अनुच्छेद 44। सबसे पहला अनुच्छेद 44 को क्या हमने पढ़ा है? अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता से रिलेट करता है। अभी तक भारत में एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर ही है जहां पे क्या है, समान सिविल संहिता लागू है। ठीक है, सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, गोवा है, गोवा। ठीक है, गोवा में समान सिविल संहिता लागू है और टंग स्लिप के कारण जम्मू कश्मीर निकल गया। गोवा है जहां पे एकमात्र राज्य गोवा ही है, अच्छे से याद रखना है, जहां पे क्या है, समान सिविल संहिता लागू है। फिर उसके बाद आता है उदारवादी सिद्धांत। अब उदार हम कब कब होंगे? जब हम समान सिविल संहिता लागू करेंगे, जब हम क्या करेंगे, सभी वर्ष 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेंगे। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा उनके लिए अनिवार्य करेंगे। और निःशुल्क शिक्षा की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 45। ठीक है, फिर और हम कैसे उदारवादी होंगे? हम क्या करेंगे, कृषि और पशुपालन के ऊपर ध्यान देंगे, पशुओं की नई नस्लें तैयार करवाएंगे और पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। तो 48 ए। और क्या होंगे? उदारवादी राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक जो भी अभिरुचि वाले स्मारक होंगे, जैसे कि ताजमहल, लाल किला या फिर और भी ऐसे स्मारक हैं, इनके क्या करना पड़ेगा? संरक्षण करना है। ठीक है, तो ऐसे सिद्धांत क्या है, किसी भी देश में उदारवादिता का लक्षण प्रशस्त करते हैं। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ जो भी और उदारवादिता कैसे होगी? जो भी न्यायपालिका है वहां से उससे कार्यपालिका के कार्य को पृथक रखा जाए। ठीक है, जितनी भी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए और न्यायपालिका और क्या कार्यपालिका को एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करने दिया जाए। तो इससे क्या होगा, जो भी निर्णय होंगे वो क्या होंगे, स्वतंत्रता पूर्वक होंगे और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाए। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और अनुच्छेद याद कर लेना है, अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।